और उज्जवल पांडे जी क्या चल रहा है? देखिए, हमसे कभी कोई पूछता था, बहुत पहले की बात है, कि और बताओ। हाँ, तो उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो ये तो सुना दे, उसी के साथ बिल्कुल शुरुआत करते बिल्कुल, हैं। इरशाद। तो होता क्या है कि जब बातें खत्म हो जाती हैं लोगों की, तो लोग कहते हैं और बताओ। तो मैंने लिखा था कि अच्छा लगता है जब कहते हो और बताओ, लगता है कोई है जो और जानना चाहता है, क्या बात। कुछ और सुनना चाहता है, कोई है जो चाहता है कि मैं उसे बताऊं कुछ और जो मैं किसी और को नहीं बताता। मैं तुम्हें सिर्फ और नहीं सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारी हथेलियों पर अपनी उंगलियों से लिख देना चाहता हूँ वो सब जो मेरा और है, जिस और के अंदर मैं शुरू होकर खत्म हो जाऊँ। क्या बात। इस और के बिना जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो मुझे ठीक से नहीं जानते, तो मुझे सचमुच बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हो तुम की और बताओ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपने लिखा है फेसबुक पे अपने प्रोफाइल के साथ कि माँ और सिनेमा, ये क्या है? मैं चूंकि सिनेमा बनाता हूँ, इस वजह से सिनेमा है वहाँ पे, और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और दोनों राइम भी करता है, और दोनों मुझे वैसा ही प्यार करता है। लगभग माँ जैसे प्यार करती है वैसे सिनेमा भी मुझे प्यार करता है, और मैं भी उन दोनों को उसी तरीके से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने माँ और सिनेमा लिखा। सिनेमा ने आपको चुना या आपने सिनेमा को चुना? मुझे लगता है कि जब चुनाव होता है तो दोनों तरफ से, क्या बात है। और जब चुनाव दोनों तरफ से होता है तभी वो साथ चलता है। तो अगर आज 14-15 साल हो गए फिल्में बनाते हुए, तुमको लगता है 14-15 साल आपने कहा ही, तो कब लगा, किस उम्र में लगा कि नहीं यही है पहला प्यार? मैं पहले रंगमंच का कलाकार था, मैं थिएटर करता था बनारस में, और वहाँ पे थिएटर करते करते मुझे, चूँकि शुरू से फिल्मों का प्रभाव था और हर हिंदुस्तानी की तरह मुझे भी हीरो बनने का बड़ा शौक था, तो वो था। लेकिन फिर मैंने कुछ 1-2 फिल्मों की शूटिंग होते हुए देखी, और जब मैंने देखा कि ये जो कैमरे के पीछे है वो असली जादूगर है, तो वो बनने का वो थोड़ा फिर प्रयास शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि कैसे बनती हैं फिल्में। मैं एक बार एक शादी की रिकॉर्डिंग देख रहा था, वो शादियों में जो लोग शूट करते हैं ना, शादी शूट करते हैं, वो मैं देख रहा था। तो एक गांव की शादी थी, तो एक जगह पे मुझे अचानक से लगा कि ये कोई फिल्म चल रही है। मैं उसके छोटे से डिस्प्ले पे देख रहा था, वो हैंडीकैम का छोटा सा डिस्प्ले। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे कुछ एक्टर्स को बैठा के किया जाए और अपने हिसाब के डायलॉग्स बुलवाया जाए तो ये तो पूरी फिल्म की तरह दिख रहा है। और फिर वहीं से शुरू हुआ। तो शुरू में कैमरा भी नहीं था, बड़ा प्रयास किया कैमरे के लिए भी, करते 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 चीज़ें वो अब होता है ना कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं, और ऐसे शुरुआत। आसान था ये सफर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान और मुश्किल आप अपने हिसाब से कर लेते हैं, सफ़र वैसा ही होता है। अब आपकी ट्रेन अगर आपने समय से नहीं पकड़ी तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। इस ट्रेन को तो आपने समय से पहले पकड़ा। हाँ, लेकिन ये भी है कहीं न कहीं कि कुछ चीज़ें, जैसे डायरेक्टर, हमको लगता है कि एक आदमी ना 40 साल की उम्र पार करने के बाद ही ठीक-ठाक डायरेक्टर हो पाता है, मतलब वो अपनी बात कह ले उस तरीके का। तो अभी ये जो भी चल रहा है ये सब लर्निंग है ना? अच्छा। एक मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो शुरुआत में करता था, आज जा करके देखता हूँ उसको, तो मुझे लगता है कि उस समय या अभी भी जो भी है, ये कोई उस लेवल की चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा था, जो बनाने की कोशिश कर रहा था, तब भी जो सोच रहा था। तो अभी धीरे-धीरे उस पे जाना है। समय अच्छा है कि हमने बहुत पहले ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि आगे हमको लगता है कि वो बात हमारी थोड़ी जल्दी हो पाएगी। एक ये भी मानना है कि एक सबसे प्रोडक्टिव फेज होता है लाइफ। कई सारे निर्माता, निर्देशक हैं जिन्होंने शायद अपने वक्त की अच्छी फिल्में वो बना चुके हैं, अब उनसे वो चीजें नहीं बनेंगी। तो क्या एक निर्देशक उज्जवल, उसको लगता है कि वो भविष्य में बेहतर देगा, या फिर उसको इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फेज उसका चल रहा है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए? देखिए, भविष्य के बारे में कोई जानता नहीं है। बड़े अच्छे फिल्म मेकर्स भी लगता था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लगता था कि एक समय वो बड़ी अच्छी फिल्में बना रहे थे, बाद में उन्होंने बहुत बुरी तरीके की फिल्में बनानी शुरू कर दी, या उसमें उनका फ्रस्ट्रेशन आने लगा। तो आप आज क्या कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कल क्या करेंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कल को मैं कैसा सोचूंगा, लेकिन अभी ये लगता है मुझे कि जिस तरीके का सोच रहा हूँ, लगभग उसमें कहीं ना कहीं उम्र की कमी की वजह से या अनुभवों की कमी की वजह से वो चीज़, वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहा। सुभाष घई मेरे बड़े फेवरेट फिल्म मेकर हैं, वैसे ही यश चोपड़ा भी थे। यश चोपड़ा ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई जब तक है जान, उसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन
वो फिल्म देखिए आप, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो एक बूढ़े यश चोपड़ा की बनाई हुई फिल्म है। वो लगता है कि आज के लोगों की समझ रखने वाले एक यंग डायरेक्टर ने बनाई। यश चोपड़ा मतलब प्यार। हाँ, मतलब सिलसिला। हाँ, हाँ, तो उज्जवल पांडे के लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि जो है वो प्यार है। कौन था आपका पहला प्यार? पहला प्यार और आखिरी प्यार जो भी था वो एक ही इंसान था। वो नहीं है आपके साथ? नहीं। और वो फिर भी है आपके साथ? हाँ, है। तो सशरीर नहीं है, दुनिया में नहीं है। शरीर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्यार को आप क्या नाम देंगे? इस प्यार को देखिए, वो कैसे शेर है ना कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम नहीं। क्या बात है। तो उसको नाम क्या दें? बस ये था कि जो था आज भी, आज अब उससे ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये आपके वर्तमान और भविष्य में रुकावट नहीं बन रहा है? नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना तो, जिंदगी रुकती नहीं है। आप पहले आगे बढ़ने की परिभाषा तो आप तय करेंगे ना कि आप आगे बढ़ कहाँ रहे। आपको क्या पता मैं उस प्यार के साथ कितना आगे बढ़ चुका हूँ, अच्छा। उनके न रहने के बाद भी। तो आगे बढ़ना आपको प्यार कभी रोकता नहीं, तो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है, चाहे वो आपके साथ हो ना हो, है ना? बिल्कुल। क्योंकि वो एक भाव है और भाव मरता नहीं। बहुत बढ़िया। प्यार की बात हो रही है, सिनेमा से आपको प्यार है, मातृभाषा प्रेमी भी आप हैं। हाँ जी, भोजपुरी में आपने फिल्में आप बनाते रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि भोजपुरी वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए आज? भोजपुरी हमेशा से ही अपनी जगह पे है। देखिए, मैं जानता हूँ आप भी भोजपुरी भाषी हैं, हम भी भोजपुरी भाषी। भोजपुरी जो भाषा है वो हमेशा से अपनी जगह पे है, उसका स्थान बहुत ऊंचा है। आप जो पूछ रहे हैं वो भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गानों के बारे में पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से भोजपुरी कहीं ना कहीं अलग जगहों पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो वैसी उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। और चूंकि मैं पहले हिंदी में फिल्में बनाता था, बाद में एक समय आया जब मुझे कुछ देश के अच्छे कलाकारों ने कहा कि आपको भोजपुरी के लिए बनाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में था नहीं वैसे कोई आइडिया, लेकिन फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, कोहबर। और कोहबर पे चूंकि इतनी ज़्यादा प्रशंसा हो गई, लोगों ने इतनी तारीफ की कि उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हिंदी तो करेंगे ही, लेकिन भोजपुरी के प्रति जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी के तौर पे उसको लेंगे। उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। अच्छा। अगर आप एक, जैसे ये हमारे लिए सिनेमा प्यार भी है लेकिन व्यवसाय भी है। बिल्कुल। तो व्यावसायिक रूप से नुकसान हुआ है काफी, क्योंकि जहाँ पे हम एज ए हिंदी फिल्म मेकर जाने जाते थे, तो वहाँ पे लोग, हमको लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव, कि वो थोड़ी इज्जत ज्यादा मिलती थी। लेकिन जैसे ही कोई कहता ना कि भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर है, अच्छा, तो ये जो रिएक्शन है ना, इससे बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद उसको मैंने ईगो पे लेना शुरू कर दिया उस बात को कि नहीं, अब इसको ठीक ही करना है। अच्छा। क्योंकि एक भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर को आप अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना? फिल्में तो दोनों, भाषा और सिनेमा का भाषा से लेना देना मुझे नहीं लगता उतना होना चाहिए, क्योंकि विजुअली चलने वाली चीज़ है, एक जादू है, उसमें हर तरीके की भाषा होती है। तो उर्दू वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए, पंजाबी वाले के लिए अलग अलग सम्मान क्यों? इसके लिए ये है कि आपने, या जो और कुछ लोग हैं जो बनाते हैं जिस तरीके की फिल्में, उन्होंने उसका इतने, उसको बोलते हैं सतही फिल्में बनाई, सतही गाने बनाए, अश्लील गाने बनाए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ऐसा रिएक्शन होता है बाहर के लोगों का। तो वो ठीक करने की जिम्मेदारी लगती है। कि भविष्य कैसा देखते हैं भोजपुरी का? भोजपुरी का भविष्य उज्जवल है। अरे वाह। क्या बात है। तो उज्जवल कह रहे हैं कि भोजपुरी का भविष्य उज्जवल है, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बताइए कि माता जी को बहू लाके कब दे रहे हैं? माता जी को बहू हम लाके देने वाले कौन है, ये तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अगर बहू चाहिए उसके बारे में हम जल्दी ही विचार करेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी मैं एक दिन देख रहा था, मैं सच बताऊं आपको, प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो था, तो उसमें एक लड़का आया, बोला कि महाराज जी मैं बहुत दिनों से जो है आपका सत्संग सुन रहा हूँ, और कभी कभी लगता है कि संन्यास ले लूँ, फिर कभी कभी लगता है शादी कर लूँ। पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई? तो कह 30 साल। कह रहे कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम शादी कर लो। क्योंकि तुम कंफ्यूजन में अगर 5 साल और निकाल दिए तो उसके बाद तुम्हें संन्यास लेना ही पड़ेगा। ऑप्शंस बचेंगे नहीं। तो उसी धर्म संकट में मैं भी चल रहा हूँ। आपको लेके, क्योंकि
आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सबके बारे में जानकारियां वहां से मिल जाती है, बड़े विवादों में रहते हैं बाबा आप। किस चीज का विवाद? मुझे तो नहीं लगता कोई विवाद है। विवाद ये होता है कि देखिए मेरे साथ ये एक बड़ी समस्या है कि जिसको आप बचकाने भी कह सकते हैं कि जिस समय मैं जो सोच रहा होता हूँ वही मैं बोलना शुरू कर देता अच्छा। हूँ। आज मुझे जैसा लग रहा है मैं आज वैसा हूँ, कल को मुझे कुछ और लगने लगे तो मैं वैसा बोलना शुरू कर देता हूँ। कभी मैं किसी के समर्थन में हो जाता हूँ, कभी किसी के विरोध में हो जाता हूँ। ये समर्थन और विरोध की बात से मुझे भोजपुरी के तमाम गुट और गुटधारी लोग दिख रहे हैं। क्या लगता है? वो नुकसान है भोजपुरी का। ये तमाम गुट जो हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी भाषा को बचाने के लिए इतने लोग निकले हों कभी या आज भी। और इतने लोगों के निकलने का नतीजा क्या है? वो उन्होंने क्या काम किया, वो सब निकले अपने अपने घरों से। और देखिए और कौन कौन निकला है, तो पहले उनको अंदर करो, हम ही निकले हैं, ठीक है? तो सब एक दूसरे को अंदर कर रहे हैं, निकल कोई नहीं पा रहा है, सब कोशिश तो में। ये हमारी भोजपुरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी भोजपुरी की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। चलिए, तो उज्जवल पांडे ने जैसा कहा कि भोजपुरी का भविष्य उज्जवल है, ये बताइए कि बनारस और उज्जवल जी क्या संबंध है? बनारस का संबंध उज्जवल का ये है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैंने अपना बचपन जिया है, जहाँ पे मैंने अपना प्यार जिया है, जहाँ पे मैंने जो भी बेसिक जीवन की जो समझ होती है वहीं से डेवलप हुई है। तो बनारस शहर नहीं, एक विचार है ना? वो एक शहर नहीं, एक गांव है, एक बहुत बड़ा सा गांव है। लेकिन ये बहुत शहरीकरण हो रहा है आजकल, इस पे आपका क्या? नहीं अच्छा लग रहा है ना वो देखिए कुछ कुछ जगहों पे ठीक है ना? जैसे विश्वनाथ मंदिर अभी जो है वो एक तरीके से ठीक लग रहा है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जो गलियां तोड़ दी गई ना, वो बहुत बुरा लग रहा है। जो बनारस की ब्यूटी है वो आप लोग कहते हैं गलियों का शहर। आपने एक मंदिर बाबा की जगह है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आसपास जो उसकी ब्यूटी थी, जिस स्ट्रगल से होके आप बाबा के पास जाना पड़ता था, अब वो स्ट्रगल खत्म हो गया। बनारसी इतना खाली आदमी होता है, अब वो 5 मिनट में लौट के आ गया, अब वो क्या करेगा? अब वो खाली बैठा है, दूसरे लोगों को परेशान करेगा वो, है ना? तो उसका स्ट्रगल आपने खत्म कर दिया। वैसे ही एक घटना हुई थी, मैं आपको बताऊं, 2014-15 के आसपास जब देश बदल रहा था। अच्छा। तो उस समय बनारस के घाटों की सारी लाइट्स जो है, जो भी आपको येलोइश टोन है इसका, वो हटा करके एलईडी टाइप की लाइट्स लगा दी गई। पूरा घाट सफेद सफेद दिखने लगा, और अचानक से जैसे लगा ना कि बनारस बदल कितना रहा है वो तो बिगड़ कितना रहा है वो दिखने लगा, पूरी ब्यूटी चली गई। उसके लिए फिर कई सारे पत्र लिखे गए, बनारस के कुछ फोटोग्राफर्स ने आंदोलन किया, और फिर वापस से लाइट्स वैसे लगाई गई। तो आप किसी शहर को उसकी ब्यूटी खत्म करके कुछ और बनाना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता के साथ हाँ, रहने क्योटो को क्योटो रहने दो, काशी को काशी रहने दो, काशी को क्योटो मत बनाओ। तो ये आपने जो ये इतने मन के रुद्राक्ष, ये क्या लुक है? ये कोई लुक नहीं है, घाटों पे मिलता है, हाथ में वजन बना रहता है, बाबा की याद आती रहती है इससे। अच्छा। इसलिए पहनते हैं। आने वाले समय में उज्जवल पांडे खुद को कहाँ देख रहे हैं? मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, उज्जवल क्या चाहता है? मैं चाहता क्या हूँ ये अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक अलग तरीके की फिल्म इंडस्ट्री बनारस में बनाऊं। अच्छा। अभी हम लोग 4-5 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे, तो मैंने उनसे बात की इस बारे में। हमने कहा, प्रभु जो आप नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, तो बनारस और आजमगढ़ और गाजीपुर के लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी जितना दूर मुंबई है ऑलमोस्ट उतना ही दूर नोएडा है, क्योंकि निकलना पड़ता है ना? तो आप जो मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और उधर लेके चलिए, क्योंकि देखिए हर क्षेत्रीय भाषा की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है। भोजपुरी और हिंदी की अपनी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मराठी बोली जाती है। वो हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्में वहां बने जहाँ भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी फिल्में वहां बने जहाँ ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो चाहता मैं ये हूँ कि एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री हम बनाएं। उसके लिए हम अपना मिशन भी चलाते हैं, अपनी इंडस्ट्री अपना सिनेमा, कि हमारे मैं इसको डिटेल में थोड़ा बताऊं। जब मैं थिएटर करता था उस समय मैं देखता था कि लड़के ना जाते थे कलाकार थिएटर के यहाँ से मुंबई,
और जाते ही पहले सबसे पहला काम करते थे वो फेसबुक पे अपडेट कर देते थे कि एक्टर्स एट बॉलीवुड। वहाँ पे 6-7 महीने ये 6-7 महीने तो कभी बहुत रेयर लोग होता था। 2-3 महीने रहने के बाद वो परेशान होकर के वो वापस आ जाते थे। कुछ लोग साल भर भी रह जाते। और जब वो लौट के आते थे ना तो फिर वो करियर और एक्टिंग के बारे में नहीं सोचते थे, फिर वो अपने पिताजी के परचून की दुकान पे बैठ जाते थे। इससे एक आर्टिस्ट जो है ना अंदर ही अंदर रोज घुटता है। हम चाहते हैं कि वो लोग, उनको कम पैसा मिले लेकिन उनको काम करने का समय मिले, काम करने की जगह मिले, मौका मिले उनको। क्योंकि यही प्रतिभाएं जो हैं, हमारे यहाँ की प्रतिभाएं जाके वहाँ काम कर रही हैं। तो बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये इस प्रतिभाओं का जो कूच है उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल, ये पलायन रोकना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी हो। इसके बावजूद अगर किसी को जाना है तो जाए। बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी गए, वहाँ पे स्ट्रगल किए, लेकिन कितने लोग जाकर के पंकज त्रिपाठी बन पाते हैं वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि मुंबई सपनों की नगरी उसे कहा तो जाता है, लेकिन सपनों को बहुत मारा भी है उसने। अगर एक शाहरुख बनता है तो उसके पीछे न जाने कितने कलाकार। पंकज त्रिपाठी, इसमें मुंबई का कोई दोष नहीं है रश्मि जी, इसमें दोष है आप सोचिए कि आप एक ही आदमी से, अगर यहाँ पे 4 चाय वाले हों तो 10 लोग चाय पी लें, लेकिन एक ही दुकान हो, वहां पे 10 लोग आए तो चाय वाला भी परेशान होगा। बिल्कुल, चाय वाले आजकल बहुत परेशान हैं, आपको पता है ना। तो जैसे मुंबई एक चाय की दुकान है, वहां पे इतने लोग पहुंच गए। हम कह रहे हैं आप चाय की दुकानें और बनाइए, आप कुछ बना रहे हैं, नए शहर बना रहे हैं, चाय की दुकानें और बनाइए। पहली बार कब मिले? किससे? पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, हम विद्यापीठ में, काशी विद्यापीठ हमारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लेने हम लोग गए थे। तो अचानक से, अच्छा लोग कहते थे कि जैसा फिल्मों में होता है, जैसा फिल्मों, तो मुझे यकीन नहीं होता था कि फिल्मों में जैसा होता है वैसा कैसे हो सकता है। हवाएं चलने लगती हैं, पियानो बजने लगता है, स्लो मोशन हो जाता है सब कुछ, हाई स्पीड जिसको बोलते हैं। तो अचानक से मैंने देखा और मैं सचमुच, मेरा इतना तेज कॉन्फिडेंस गिर गया, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर ये पसंद है तो हम कौन हैं और हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। होता क्या है कि आमतौर पे लड़कों के पास गिटार होता है, हमारे पास कोई गिटार नहीं था। हम एक नॉर्मल कुर्ता जींस पहन करके चप्पल पहन के बस से कॉलेज जाने वाले लड़के थे। क्या उम्र रही होगी तब आप? 18 मैं था, 19 वो थी। अच्छा। हाँ, मुझसे साल भर बड़ी थी। तो ऐसे देखा मैंने ना, तो देख के फिर वो ऐसे आई और बैठ गया। हम बहुत पीछे बैठे थे, तो उस बीच कुछ नए लड़के थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो जब मैंने देखा कि ये सब भी वैसे ही देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ सचमुच कुछ अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे थे और अचानक से एक लड़की आई और उसने सब उसे ही देख रहे और सब उसे देख रहे थे। अब मेरे मन में बस ये था कि इसका नाम क्या है। तो उसके पहले मेरा हो गया, एडमिशन वगैरह जो होना था वो हो गया, लेकिन बावजूद मैं फिर से पीछे जाके बैठ गया ताकि पता चले कि उसका नाम बुलाया जाएगा तो जाएगी। तो मैं हर लड़की के नाम को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि क्या नाम है, क्योंकि नाम बुलाया उसके बाद लड़की उठेगी जाएगी। तो ऐसे करते करते, लेकिन उसके नाम पे अचानक से मुझे लगा कि सचमुच अब इसी का नाम बोला जाने वाला है, और वो फिर बोला गया। ये क्या नाम? नाम आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कैमरे पे बोलना ठीक है। आप क्या कहते थे? हम तो बहुत कुछ कहते थे। हम उनको राय साहब कहते थे। राय साहब? हाँ, अच्छा। हम उनको राय साहब कहते थे। और फिर वो डेट थी 14 अगस्त, अगले दिन 15 अगस्त था, तो कॉलेज बंद था। 16 अगस्त से फिर शुरू होने वाला था। 16 अगस्त को मैं बहुत पहले जाकर के कॉलेज में बैठ गया अपने क्लास में। लोग आने लगे और एक क्लास की बाद वो आई और फिर पियानो बजे, और फिर वो डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हुए आई और उसने चॉकलेट पूरे मुंह पे लगा रखे थे। अच्छा। और यहाँ से वो चीज शुरू हो गई। तो हमारे पास क्या था कि ये बात वहां तक पहुंची कब? हाँ, और कैसे? वो बात मैं बता रहा हूँ कि वो बात कैसे पहुंची। हमारे पास हथियार नहीं था कोई वैसा गिटार और कि हम कुछ करें। हमारे पास एक कैमरा था और एक बांसुरी थी। अच्छा, आप बांसुरी बजाते हैं? हाँ, हम बांसुरी बजाते हैं। बताइए, आप बांसुरी लाए नहीं? नहीं, बांसुरी लेकर के हर जगह नहीं चल सकते।
ऐसा कुछ हमें पता नहीं था, लेकिन ठीक है। तो मैंने ना वो देखा कॉलेज में, कुछ हमको लगता है 4-5 महीने बीतने के बाद ऑलमोस्ट हम जाते थे, लेकिन थिएटर की रिहर्सल भी होती थी, कभी शूटिंग होती थी, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा जाना हो नहीं पाता था कॉलेज। एक बार मैं एक शो करने जा रहा था, इस बीच की घटना है कि मैं जा रहा था उज्जैन एक प्ले करने के लिए, और कैंट स्टेशन पे हम लोग खड़े थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, और फिर उधर से वो लड़की आते हुए दिखी स्टेशन की तरफ से, और वो कुर्ता जींस पहन करके, और वो गजगामिनी वाली जो चाल होती है वैसे चलते हुए पूरा ट्रेलर में घुस गई एक पीसीयू में। और मैं फिर देखते रहा, अब मुझे उज्जैन जाने का मन ना करे, हमको लगा कि यहीं पे रुके रहें, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर निकल के चली गई। फाइनली हुआ ये कि हमने कहा कि कुछ ना कुछ तरीका तो लगाना पड़ेगा बात करने का, क्योंकि क्लास में बात करने की हिम्मत होती नहीं थी। उसका अपना 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें वो बैठती थी, और वो जब आती थी तो हमको लगता है कि क्लास का एक फोकस ही उधर हो जाता था। तो और उस ग्रुप में घुसने की लोग बड़ी कोशिश करते थे, तो मुझे ये आइडिया पसंद आया कि उस ग्रुप में घुस के वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो मैंने उस ग्रुप की एक लड़की से पहले उसको बहन बनाया, मैंने बातचीत। ये बड़ा सदियों पुराना मुझे लगता है ये तरीका है, लेकिन चलता है, क्योंकि फॉर्मूला जो बुजुर्गों ने दिया है वो काम करता है, अगर आप बुजुर्गों की माने तो ऐसा था। मुझे ये लगा कि पहले ये करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि इस तरीके से भी होता है, लेकिन मुझे लगा कि इसको पहले बहन बनाना चाहिए। बहन बनाया, फिर उसके बाद बातचीत की कि यार हम लोग कुछ एक कॉलेज में कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं, कुछ प्ले करते हैं। तो वहां पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, कॉलेज के बाद क्या। अच्छा, उसमें हमारा भी एक इंटेंशन था कि कॉलेज के बाद क्या, मतलब हाँ तुम कहीं और हम कहीं और। लेकिन धीरे धीरे करते हुए मुझे लगता है कि फिल्मों से और नाटक से तो वो इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन कुछ कविताओं से और फ्लूट से। कविताओं से? हाँ, कुछ सुनाइए फिर। दो विपरीत दिशाओं में जाते हैं दोनों, मुड़कर मुस्काते हैं रोज आते हैं दोनों। हाय प्रेम ये कैसा मीठा तीखा है तो, हंस हंस कर रो रो कर बतलाते हैं दोनों। सांस आखिरी तक आहतों में हाथ रहेगा, 8 जन्मों तक अब अपना साथ रहेगा। लोग 7 जन्म मानते हैं, मैंने भी लिखते समय सोचा था कि इसको 8 जन्म में क्यों लिख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो होता है ना कि एक ओवर में पहले हम लोग एक ट्राई बॉल खेलते, तो ये लगता है ये वाला जीवन ट्राई बॉल था, क्योंकि ठीक से हुआ नहीं जो होना था। तो सांस आखिरी तक हाथों में हाथ रहेगा, 8 जन्मों तक अब अपना साथ रहेगा। आज गए तो क्या कल को फिर मिल ही जाना है, एक दूजे का हाथ थाम समझाते हैं दोनों, दो विपरीत दिशाओं में जाते हैं दोनों। आंखों से ना लो ढरकने देना तुम जी, वाह। तुम भी चेहरे पर रखना मुस्कान और साथी, करके वादा चलते हैं मंजिल को अपने, चलते चलते हाय वहीं रुक जाते हैं दोनों। और ये लाइंस में पता नहीं क्यों लिख रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। जो हुआ उसके ठीक 10 दिन बाद वो पहले ही कोई तो लिखवा रहा था, मुझे ऐसा लगता कि तार कोल की सड़क पे है छाया सन्नाटा, सरसों पर सिंदूर चमक रवि की है छाई, थर थर कपते होठ शांत सी पड़ी निगाहें, छूकर एक दूजे को शर्माते हैं दोनों, दो विपरीत दिशाओं में जाते हैं दोनों। ये जैसे उसके बाद हम पटना से लौटे और बनारस मिले। फिर चूंकि उस समय मेरे पास अपना वो फिल्म का कैमरा नहीं था जिससे हम शूट कर रहे थे कोहबर, तो वो जो कैमरा था वो रेंट पे था। तो 15 मई को मैं निकल रहा था बलिया के लिए शूट के लिए, और उनका चूंकि 16 को एग्ज़ाम था तो वो 17 को आने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ मत जाओ, साथ में चलेंगे। मैंने कहा नहीं यार, रेंट बढ़ रहा है कैमरे का और फिर इतना दिन छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि क्राउड फंडिंग से फिल्म बना रहे हैं, पैसे का बहुत था। तो उन्होंने जाने दिया। उसी दिन एक कहानी ये हुई कि बनारस में रेलवे स्टेशन के सामने एक पुल गिर गया। तो वो पुल गिर गया, उस पुल के नीचे काफ़ी लोग घायल भी हो गए, कुछ लोग मरे भी। तो मैं स्टेशन के पास था, ट्रेन पकड़ने वाला था। तो तब तक उनका फ़ोन आया कि एक काम करो, ऐसा ऐसा हो गया, मन ठीक नहीं लग रहा है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तुमने कहा कि नहीं यार जाना है, देखो ऐसे ऐसे करके फिर मैं निकल ही गया। तो वही मुझे लगता है मैंने लाइन लिखी थी कि वो आखिरी मुलाकात के लिए बुला रही थी और मैं नहीं गया।
इस तरीके से मैंने अपनी आखिरी मुलाकात बचाए रखी है। तो उसके बाद आखिरी मुलाकात क्या ये मतलब अंत था? हाँ, मुझे लगता है कि सशरीर हम लोग फिर तो नहीं मिले उस तरीके से, क्योंकि जब उसके बाद की मैं घटना बताता हूँ आपको कि 18 मई का दिन था। 17 को आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। 18 की दोपहर को वो बनारस से चले थे और बलिया पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। और हमारे शूटिंग लोकेशन से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ। और उस रोड एक्सीडेंट में जैसा लोग कहते हैं कि फिर वो 20-22 फीट तक ऊपर हवा में गए थे और फिर नीचे गिरे। तो जब मैं उनके पास गया तो लोग मुझे पकड़ रहे थे, ऐसे बहुत तेज़ी से नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके पहुंचा वहाँ पे। और फिर जब मैंने उसका सर अपने हाथ में लिया तो मेरा हाथ उसके सर में चला गया। तो मुझे लगता है कि तभी चीज़ें जो है। आपका हाथ कांप रहा है, संभालिए आप अपने आप नहीं, को। ठीक है। अरे ये क्या? देखिए, प्रेम तो अमर है। आप भी कहते हैं कि वो आपके साथ है, आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपकी फिल्मों में, आपकी कविताओं में वो है। तो फिर उसके बाद नहीं मिले हम लोग। वहां से हम फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो जैसा पहले से ही पता था, मन नहीं मानता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सड़कें ठीक नहीं थी और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 2-2.5 घंटे लग गए। और वहाँ पे डॉक्टर ने भी वही बात बोली और फिर हम लोग कभी नहीं मिले। हम उनकी अच्छी बातों को याद करेंगे हमेशा। वो आपकी एनर्जी अच्छी भी और बुरी भी, वो लड़ाई झगड़े भी। हाँ, वो बुरी नहीं थी वो, बाकी वो बहुत इंसान बहुत गजब का था। तो जैसे मुझे बहुत बाहर के लोगों से उतना फर्क नहीं पड़ता है जैसे उनको फर्क पड़ता था। अच्छा। किसी भी आदमी के साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा तो उससे उसको फर्क पड़ता है, किसी के साथ अच्छा हो रहा तब भी उसको फर्क पड़ रहा है। बच्चों को देख के हंसना उसने मुझे सिखाया कि कभी किसी बच्चे को देखो तो हंसो। हमने पूछा कारण क्या है, क्या कि वो अभी नया नया है इस दुनिया में, उसको हंसते हुए चेहरे देखेगा ना तो वो भी आगे हंसेगा, है ना। वो निगेटिव चेहरे भी देख रहा है, तो जितना हो सके जो नया नया घर पे मेहमान आता है तो उसको हम अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ तो मैं पहले उसको देख के हंसता हूँ। अच्छा, ये बनारस बाबा की नगरी, तो क्या ऐसा हुआ है कि बड़ा ग्लास भांग का चढ़ा के दोनों घूम रहे? हाँ, एक बार हुआ था, ये हुआ था। हम लोगों ने भांग नहीं पी थी कभी। ये होली के आसपास का कुछ समय था और गोदौलिया पे हम लोग, गोदौलिया चौराहे पे है बहुत अच्छा वो देता है ठंडाई, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा उसमें डलवा लिया, ठीक है। थोड़ी देर घूमे तो हम लोगों को लगा यार हुआ कुछ नहीं, तो हम लोग फिर से गए वहाँ पे। मैं कहा कि थोड़ा कुछ अच्छा दो ताकि कुछ हो, तो उसने कहा कि थोड़ा वेट कर लो। यार नहीं वेट नहीं करना यार, जाना उस पार घूमने। थोड़ा उसने और बढ़ा के दे दिया और फिर हमको याद है कि हम नाव पे बैठे हैं। उसके बाद वो नाव इतनी धीरे चल रही है इतनी धीरे चल रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी प्रशांत महासागर में आ गया हूँ। नदी दिख रही है बहुत दूर तक, मैं इसको देख रहा हूँ कि कभी लग रहा है कि बैठी है साथ में, कभी नहीं, और सेम चीजें उसके साथ भी हो रही हैं। और हम लोग जाके उस पार उतर गए और हम लोगों को पता भी नहीं चला कि नाव वाला कहाँ गया, क्योंकि नाव वाला ने काफी देर तक इंतजार किया। हम लोग कुछ रेत पे ही तो कुछ तो बना रहे थे और जब अंधेरा होने लगा और देख रहे कि उधर कोई नाव भी नहीं है, बस हम लोग अब धीरे धीरे हमको लगता है नशा थोड़ा उतरने लगा था। अब हम लोग कोई भी नाव वाला जा रहा है, भैया भैया, जैसे लाइफ ऑफ पाई में वो नाव फंस जाता है, वो करता है, तो वैसे हम लोग कर रहे थे। करते कराते तो 7-7:30 बजे के आसपास हमको लगता है महादेव ने नाव भेजी। महादेव ने नाव। अच्छा, तो कुछ गुनगुनाइए। मुझे गाना नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको कविताएं सुना सकता हूँ अपनी। मैंने मुझे अपनी कविता बड़ी अच्छी लगती है कि ये जो पलायन वाली बात कर रहे थे हम लोग, तो उस पे एक कविता है मेरे पास। वो जो 16-17 साल के लड़के होते हैं जो हमारे पूर्वांचल से निकलते हैं, गुजरात बंगाल कमाने जाते हैं,
तो वो ऐसा ही एक लड़का है जो अपने घर से निकल रहा है और घर वालों को पैर वैर छू के विदा कर रहा है। तो उस सिचुएशन की बात है कि आंसू है पर छिपा रहा है पागल लड़का, आंसू है पर छिपा रहा है पागल लड़का, खुश ना है पर दिखा रहा है पागल लड़का, पैर छू रहा ताई का कि ख्याल रखिएगा मेरी माई का, वाह, और कह रहा बाऊ से कि झगड़ा मत करिए ताऊ से। क्या बात है। गांव भर की दुआ लेकर चल पड़ा है, साथी छूटे हैं संघाती चल पड़ा है, शहर की बिल्डिंगों में खून भरने गांव से एक देहाती चल पड़ा है, बहन की शादी करनी है अभी घर भी लेना है, जो कर्ज लिए हैं ताऊ से वापस देना है, तो गांव छूटा शहर को जा रहा है, खुद ही खुद को बहुत समझा रहा है, चना लाई का डब्बा बैग में है, कच्चे गेहूं की बाली खा रहा है, और ब्रह्म बाबा से थोड़ा दूर जाकर मनी मन गुटराहा पगला रहा है, लिए एक बैग इक्के पर चढ़ा है, वो अपने माँ बाप का सबसे बड़ा है। क्या बात है। पागल लड़के के जाने से कोई पगली टूट गई, जल्दी जल्दी में पगली की फोटो घर पे छूट गई, लेकिन पागल लड़के के कंधे पर बहन है, बाबू हैं, भाई है, और पागल लड़के के कंधे पर एक उदास सी माई है। तो पागल लड़का ट्रेन के दरवाजे पर बैठा रोता है, और पागल लड़का दूर शहर में सड़क किनारे सोता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ हम अपनी बात कही, और क्या बात है, फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी नई फिल्मों के साथ, नई कविताओं के साथ, नए गीतों के साथ। बिल्कुल। और ये मैंने ये जो अभी कविता सुनाई है, ये मैंने कभी कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पहली बार कैमरे पे सुनाई है आपके सामने। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देखा, धन्यवाद।